वेलकम टू दी आरपी क्लासेस। हम लोगों ने पंचायती राज को पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों की स्थापना से संबंधित जो विशिष्ट उपबंध है अध्याय 14 क इसका पढ़ाई किया था। उससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 और अध्याय 2 को पढ़ लिया था। तो आज की क्लास में हम लोग अध्याय 3 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अध्याय 3 में क्या है मैंने बताया था। अध्याय 3 में आपका पंचायतों की स्थापना से संबंधित प्रावधान है। अध्याय 3 में क्या है आपका, पंचायतों की स्थापना। पंचायतों की स्थापना, ठीक है। इसमें मैंने बताया था कि कहां से कहां तक है, तो ये आपका धारा कहां से 8 से धारा 41 तक है आपका अध्याय 3। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा क्लासिफाई करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैंने इसको इस तरीके के क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहले हम लोग जो शुरू में धारा 8 से, कहां से, धारा 8 से 11 तक। दूसरा याद रखना, धारा 12 से, उल्टा कर दो, 2 1 क तक। ठीक, धारा 12 से धारा 21 क तक। तीसरा में याद रखना, धारा 22 से 28 तक। फिर धारा 29 से 35 तक, और उसके बाद धारा 36 से 41 तक। ठीक, इस तरीके से हम लोगों ने इसको क्लासिफाई करके पढ़ रहे हैं, जिसमें अध्याय 3 के धारा 8 से 11 तक, इसमें क्या है, पंचायतों के गठन से संबंधित प्रावधान है। तो इसमें क्या है, पंचायतों के गठन से संबंधित प्रावधान है। ठीक, पंचायतों के गठन से संबंधित प्रावधान किसमें है, धारा 8 से 11 तक। उसके बाद धारा 12 से 21 क तक, इसमें जो है आपका ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है, ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। धारा 22 से 28 तक, इसमें जनपद पंचायत के बारे में बताया गया है। ठीक, और इसमें क्या होगा, जिला पंचायत के बारे में बताया गया होगा। तो धारा 29 से 35 तक, इसमें क्या है आपका, जिला पंचायत। ठीक, और यहाँ पे जो पंचायतों से संबंधित अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के बारे में बताया गया है आपका धारा 36 से 41 के मध्य। तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, अनुशासनात्मक कार्यवाही। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने अध्याय 3 को क्लासिफाई करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक, आज की क्लास में हम लोग बेसिकली इस चीज पे फोकस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, इसको पैरेलल पढ़ेंगे एक साथ, क्योंकि लगभग सारे धाराएं क्या है, दोनों को सेम है। ठीक, तो उसको हम लोग पैरेलल पढ़ेंगे। उसके बाद एक क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, या तो कुछ नए तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन पूरा कंप्लीट हम लोग करेंगे। ठीक, तो चलिए धारा 8 से 11 तक देखते हैं क्या क्या है। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, धाराओं में क्या है उसका टाइटल, उसको देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देख कौन सा आ गया आपका, धारा 8, फिर धारा 9, धारा 10 और धारा 11। ठीक, देखो धारा 8 में क्या इसका टाइटल है, पंचायतों का गठन। ठीक, तो क्या है इसमें, पंचायतों का गठन, ये किसमें है आपका, धारा 8 में। धारा 9 में है पंचायतों की अवधि। पंचायतों की अवधि से संबंधित प्रावधान किसमें है, तो वो है आपका धारा 9 में।
ठीक है। इस अधिनियम की धारा 9 में क्या है, तो पंचायतों की अवधि। देखो धारा का टाइटल अच्छे से याद रहेगा ना, फिर उसके अंदर में क्या है उसको हम लोग देखते जाएंगे तो एकदम से हमको अच्छे से याद हो जाएगा। पहले तो हमको जैसे जब संविधान पढ़ते हैं तो आर्टिकल को पढ़ते हैं, फिर आर्टिकल के अंदर जो भी प्रावधान है उसको हम लोग देखते हैं। उसी प्रकार हम लोग जब पंचायती राज को पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग धारा को पढ़ रहे हैं, और धारा के अंदर मतलब जो टाइटल है वो पहले हमको याद होना चाहिए, फिर उसके अंदर के प्रावधानों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक, तो ये देखो, ये हो गया आपका धारा 8, धारा 9, धारा 10। धारा 10 में क्या है, तो पंचायतों की स्थापना, पंचायतों की स्थापना। ठीक, उसके बाद धारा 11 में बताया गया है आपका पंचायतों का निगमन। धारा 11 में क्या बताया गया है, पंचायतों का निगमन। ठीक, तो ये 4 आपको याद होना चाहिए पहले। धारा 8 पंचायतों का गठन, धारा 9 पंचायतों की अवधि, धारा 10 ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत की स्थापना। ये टोटल इसका इस तरीके से उसमें लिखा हुआ है। ठीक, लेकिन मैं उसको शॉर्ट करके इसको लिख दिया हूँ क्या, पंचायतों की स्थापना। तो आपको समझ आ जाएगा पंचायतों कहने का मतलब है ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत की स्थापना। और धारा 11 में दिया गया है आपको पंचायतों का निगमन। तो इस तरीके से धारा 8, धारा 9, धारा 10 और धारा 11 धारा याद रहना चाहिए। मैच द फॉलोइंग में अगर पूछ दिया या तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक, क्या है करके, तो वो याद रहना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक तो याद हो गया होगा। ठीक, अध्याय 3 पंचायतों की स्थापना, धारा 8 से 41 तक। धारा 8 से 11 में क्या है, पंचायतों के गठन से संबंधित प्रावधान है। धारा 12 से 21 का तक ग्राम पंचायत, 22 से लेकर 28 तक जनपद पंचायत, 29 से लेकर 35 तक जिला पंचायत, और 36 से 41 तक पंचायतों से संबंधित जो अनुशासनात्मक कार्यवाही, जैसे कि जो पदाधिकारी हैं उनको पद से हटाना, उनको रिकॉल करना, उनको अविश्वास प्रस्ताव, ये सारे जो प्रावधान है ना वो इस पे दिए गए हैं। त्याग पत्र, ठीक, रिक्तियों का भरा जाना, तो ये सब हम लोग धारा 36 से 41 के बीच पढ़ेंगे। तो फिलहाल इसको मैं मिटा रहा हूँ, आगे हम लोग एक एक करके सारे धाराओं को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो देखो अब क्या है, हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं, धारा 8। धारा 8 में क्या बताया गया है, धारा 8 में बताया गया है आपका पंचायतों का गठन। ठीक है, पंचायतों का गठन। तो पंचायतों को छत्तीसगढ़ में कितने स्तरों पर गठित किया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में पंचायतों की स्थापना त्रिस्तरीय है, मतलब उनका गठन क्या है, 3 स्तरों पर किया गया है। कौन कौन सा, तो पहला स्तर आपका है ग्राम पंचायत, ठीक, सॉरी ग्राम स्तर, दूसरा है आपका खंड स्तर, तीसरा है आपका जिला स्तर। ठीक, उसके बाद जिला स्तर के बाद ठीक, तो ग्राम स्तर पर क्या है आपका ग्राम पंचायत, जनपद या खंड स्तर पर क्या है आपका जनपद पंचायत, और जिला स्तर पर है आपका, जिला स्तर पर किसका गठन किया जाता है, तो जिला पंचायत का। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग धारा 8। धारा 8 में क्या बताया गया है, धारा 8 में बताया गया है पंचायतों का गठन। ये किस में बताया गया है आपका, धारा 8 में। ठीक, धारा 8 पंचायतों का गठन। ठीक, तो याद रखना, क्या याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में, खैर याद ही होगा, छत्तीसगढ़ में पंचायतों की स्थापना, छत्तीसगढ़ में पंचायतों की स्थापना 3 स्तरों पर की जाती है, 3 स्तरों पर की जाती है। ठीक, और ये 3 स्तर कौन कौन से हैं, तो ये 3 स्तर हैं हमारे। कौन कौन से 3 स्तर है, एक है हमारा ग्राम स्तर, ठीक, एक है हमारा जो मध्यवर्ती है वो क्या है, वो है हमारा ब्लॉक या खंड, ठीक, ब्लॉक स्तर, और एक है आपका जिला स्तर पर। ठीक, जिला स्तर पर। तो ग्राम स्तर पर क्या नाम से जानते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में, ग्राम स्तर पर इसको बोला जाता है ग्राम पंचायत। खंड स्तर पर क्या बोला जाता है, तो जनपद पंचायत, जनपद पंचायत। और जिला स्तर पर क्या बोला जाता है, तो जिला स्तर पर बोला जाता है जिला पंचायत। ठीक, जिला पंचायत। ठीक है, अब देखो कि एक इंपॉर्टेंट डाटा बता रहा हूं, अभी जो रिसेंट पे जो डाटे हैं उसको आप याद कर लीजिएगा, सीधा एग्जाम में पूछता है
पीएससी 2019 में सीधा डाटा से ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो देखो वर्तमान में जो ग्राम पंचायत है, अगर जो संचालन पंचायत है वहाँ के वेबसाइट पे देखें तो ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो वो है आपका 11,664 ग्राम पंचायत है। कितने हैं? 11,664 ग्राम पंचायत है। वहीं अगर मैं गाँवों की बात करूँ, गाँव और ग्राम पंचायत में अंतर है ना, क्योंकि ग्राम पंचायत कौन होता है? जिसको राज्यपाल धारा 3 के अधीन ग्राम पंचायत घोषित कर देगा, वो क्या कहलाता है? आपका ग्राम पंचायत कहलाएगा। ठीक, लेकिन उसमें क्या करता है? वो गांव या गांवों के समूह को ग्राम पंचायत घोषित कर सकता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वर्तमान में 20,000 गांव कितने हैं? 20,619 गांव हैं। यही क्वेश्चन है जो पीएससी 2019 में पूछा गया था कि गांवों की संख्या कितनी है, लेकिन उस समय डाटा कुछ और था, उस समय कुछ और था, 20,000 के आसपास ही था, लेकिन अभी डाटा क्या है? ये है। तो आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, पूछ सकता है। ठीक, अभी ग्राम पंचायत कितने हैं? 11,664, लेकिन गांव की संख्या कितनी है? 20,619 गांव हैं। ठीक, अब इसमें देखो, लेकिन ये तो वर्तमान स्थिति है, लेकिन जब 2020 में जब चुनाव हुआ था, देखो पंचायती राज व्यवस्था में जब चुनाव कब हुआ था? 2020 में हुआ था, जो लास्ट है। तो 2020 में जो है कितने ग्राम पंचायतों पे चुनाव हुआ था? तो 2020 में 10,976 इतने किस पे इतने ग्राम पंचायतों का चुनाव हुआ था। ये 2019 के डेटा के हिसाब से, ठीक है, सॉरी 2020 का डाटा है, ठीक है, जब चुनाव हुआ था। ठीक, तो इतने, तो वर्तमान में इतने सरपंच भी हैं। ठीक, इतने ही सरपंच है, इतने ग्राम पंचायत है तो इसमें इतने ही सरपंच होंगे। ठीक है, इसमें चलिए ये डाटा याद हो गया आपको। अभी ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? 11,664, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एडीओ वगैरह में तो सीधा पूछ सकता है। ठीक, तो 11,664 सीजी व्यापम के भी एग्जाम में पूछ सकता है, पीएससी में तो इसको पूछा ही गया था 2019 में। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये कौन सा 2020 में जब चुनाव हुआ था, तो इसको मैं लिख देता हूं सरपंचों की संख्या, सरपंचों की संख्या। ठीक, सरपंचों की संख्या। और ब्लॉक कितने हैं छत्तीसगढ़ में? तो ब्लॉक है छत्तीसगढ़ में, टोटल खंड कितने हैं? खंड है आपका 146। तो खंडों में ही जनपद पंचायतों की स्थापना होती है। ठीक, तो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने जनपद पंचायत हैं? तो 146 जनपद पंचायत है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। जनपद पंचायतों की संख्या कितनी है छत्तीसगढ़ में? 46 है। और जिला पंचायतों की संख्या कितनी है? देखो छत्तीसगढ़ में जिले कितने हैं? छत्तीसगढ़ में अब जिले हो जाएंगे आपका 33। ठीक, जिले कितने हो जाएंगे छत्तीसगढ़ में? 33। लेकिन अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जिला पंचायतों की संख्या कितनी है? तो अभी वर्तमान में जिला पंचायतों की संख्या है 27। ठीक, कितने जिले पंचायत है छत्तीसगढ़ में? तो 27 जिला पंचायत है। ठीक, 11,664 ग्राम पंचायत, 146 जनपद पंचायत और 27 आपका क्या है? जिला पंचायत है। ठीक, इसमें आप याद रखिएगा, अभी टोटल जो अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम पंचायत है उसकी संख्या है आपका 5,055। कितना? 5,055 क्या है आपका? अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम पंचायत। ठीक, अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम पंचायत कितने हैं? तो 5,055 अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम पंचायत हैं। इंपॉर्टेंट डाटा है ना, याद रखिएगा। एग्जाम में यहाँ से पूछ लिया जाता है, फिर पता नहीं चलता कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ दिया कि इधर से पूछ दिया, ऐसे लगते रहता है। ठीक, इसमें याद रखना क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, जो 146 कितना 146 जो जनपद पंचायत है, इसमें 146 जनपद पंचायत में का जो 85 जनपद पंचायत है, कौन सा 85 जो जनपद पंचायत है, ये आपका पूर्णतः अनुसूचित जनपद पंचायत या ब्लॉक है। ठीक, पूर्णतः अनुसूचित क्या है? ये जनपद पंचायत। ठीक, पूर्णतः अनुसूचित जनपद पंचायत है आपका 85। और एक और याद रखिएगा, जो 16 है, कितना 16 जो है आपका आंशिक अनुसूचित क्षेत्र है। कौन सा है आपका? आंशिक शेड्यूल ट्राइब या अनुसूचित जनपद पंचायत। ठीक, इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, अनुसूचित जनपद पंचायत। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डाटा है। अब जो बच गया 85 और 16 कितना हो गया? 101। लेकिन जो 45 बच गया वो सामान्य क्षेत्र का है। ठीक, तो जनपद पंचायत में 85, ये इंपॉर्टेंट डाटा है ना, इसको पूछा गया है, कई बार पूछ लिया गया है कि कितने जनपद पंचायत जो है अनुसूचित क्षेत्र के जनपद पंचायत है, तो 85। ठीक है,
85 क्या है, पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र के जनपद पंचायत है। 16 जो है आंशिक अनुसूचित क्षेत्र के जनपद पंचायत क्षेत्र हैं। वहीं जिला पंचायत में देखें तो जो 27 में से जो 13 जनपद जिला पंचायत है, 13 जिला पंचायत क्या है, पूर्णतः अनुसूचित है। ठीक, ये क्या है आपका पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र के जिला पंचायत है। ठीक, पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र के जिला पंचायतों की संख्या कितनी है, तो 27 में से 13 जो है वो पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र के जिला पंचायत है, जिसमें बस्तर संभाग के साथ। ठीक, तो वो सब आप याद रखिएगा। और इसमें जो 6 है, 6 क्या है आपका आंशिक है। ठीक, 6 क्या है आपका आंशिक क्षेत्र के जनपद पंचायत, सॉरी जिला पंचायत है। ठीक, 6 आंशिक अनुसूचित क्षेत्र के जनपद जिला पंचायत हैं। ठीक, लेकिन अभी याद रखिएगा जैसे गौरेला पेंड्रा मारवाही जो छत्तीसगढ़, सॉरी रायपुर बिलासपुर से अलग होकर जो गौरेला पेंड्रा मारवाही है, देखो ये जो आंशिक वाला है ना उसमें बिलासपुर भी आता था, तो जो उसका गौरेला पेंड्रा मारवाही वाला क्षेत्र है ना वो उस कारण से बिलासपुर को आंशिक वाले में रखा गया था। लेकिन वर्तमान में अगर जिलों की बात करें तो इसकी संख्या हो गई है 14 और ये है अभी भी आपका ये 5 हो गया है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग डाटा पढ़ रहे हैं जो एग्जैक्ट है, क्योंकि अभी 27 जिला पंचायत है। ठीक, भले 33 जिले हो जाएंगे लेकिन जिला पंचायतों की संख्या कितनी है, 27 है। तो 27 जिला पंचायतों में से 13 क्या है आपका पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र की जिला पंचायत है, जबकि 6 आंशिक क्षेत्र के जिला पंचायत हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। डस्टर कहाँ गया, आगे पढ़ें। ये हो गया आपका धारा 8। धारा 9 में क्या है, अवधि के बारे में बताया गया है, पंचायतों की अवधि। चलिए इसको मिटा रहा हूं मैं, 1 2 3। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं धारा 9। धारा 9 में बताया गया है आपका पंचायतों की अवधि के बारे में बताया गया है। पंचायतों की अवधि किसमें बताया गया है आपका, धारा 9 में। तो हम लोग को पता है कि पंचायतों को प्रत्येक 5 वर्ष में विघटित कर दिया जाता है, फिर पुनः उसका निर्वाचन किया जाता है। ठीक, धारा 9 में क्या है आपका पंचायतों की अवधि। पंचायतों की अवधि, तो देखो पंचायत की अवधि कितनी होती है, तो इसकी अवधि होती है आपका 5 वर्ष। ठीक, 5 वर्ष। और इसके जो कार्यकाल है उसकी गणना कब से प्रारंभ होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो ये 5 वर्ष है इसका गणना कब से प्रारंभ होता है, तो इसका गणना प्रारंभ होता है आपका प्रथम सम्मेलन की तिथि से। ठीक, प्रथम सम्मेलन की तिथि से। ठीक, तो पंचायतों के कार्यकाल की गणना कहाँ से प्रारंभ होती है, तो प्रथम सम्मेलन की तिथि से, या इसी में बोलते हैं कि जब पंचायत के पदाधिकारी अपना शपथ ग्रहण करते हैं, क्योंकि प्रथम सम्मेलन में ही क्या करते हैं, शपथ ग्रहण भी किया जाता है। तो उसमें ये भी ऑप्शन डाल सकता है कि शपथ ग्रहण करने की तिथि से, क्योंकि इसी प्रथम सम्मेलन में पंचायत पदाधिकारी क्या करते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा कि पंचायतों की अवधि होती है 5 वर्ष और उसके कार्यकाल की गणना कहाँ से किया जाता है, तो प्रथम सम्मेलन की तिथि से किया जाता है। प्रथम सम्मेलन क्या होता है, जैसे निर्वाचन की जब अधिसूचना जारी हो जाता है, परिणाम जारी हो जाता है, उसके 30 दिन के भीतर एक बैठक बुलाई जाती है। इसी बैठक को क्या बोलते हैं, प्रथम सम्मेलन बोलते हैं। इसी प्रथम सम्मेलन में पंचायत के पदाधिकारियों को या जो विजित पंच सरपंच हैं, उन सदस्य हैं, उनको क्या किया जाता है, शपथ दिलाया जाता है। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका गणना की तिथि। अब सोचो कि सपोज मान के चलो कि कोई भी पंचायत है वो क्या हुआ कि 5 वर्ष के पूर्व ही विघटित हो गया। ठीक, तो कंडीशन याद रखना, 5 वर्ष पूर्व भंग हो जाने पर, देखो पंचायत की अवधि कितनी है, 5 वर्ष है। ठीक, लेकिन अगर कोई भी पंचायत अगर 5 वर्ष पहले ही भंग हो जाती है ना, तो इसके लिए 2 केस याद रखिएगा। ठीक, अगर शेष अवधि, ठीक 2 केस याद रखिएगा, अगर शेष अवधि क्या हो, 6 माह से अधिक हो। ठीक, 6 माह से अधिक हो। और दूसरा केस याद रखिएगा कि शेष अवधि क्या हो, 6 माह से कम। ठीक, अगर
पंचायत जो है 5 वर्ष पूर्व विघटित हो जाती है, ठीक। और जो बचा हुआ पंचायत है उसका कार्यकाल 6 माह से अधिक हो तो क्या होता है, उपचुनाव कराया जाता है। उस पंचायत के लिए क्या होगा, उपचुनाव होगा, ठीक। और अगर शेष अवधि 6 माह से कम है तो उपचुनाव क्या होगा, नहीं होगा, ठीक। उपचुनाव नहीं होगा। अच्छा, तो उपचुनाव नहीं होगा तो क्या होगा, तो जो विघटित पंचायत है ना वही कार्य करती रहेगी, ठीक। तो विघटित पंचायत ही कार्य करती रहेगी, ठीक। विघटित पंचायत ही कार्य करती रहेगी। मतलब जो सपोज ग्राम पंचायत के केस में अगर पंच है तो वो पंच बना रहेगा, सरपंच है तो वो सरपंच बना रहेगा, वही कार्य करते रहेंगे। बस कुछ बड़े फैसले हैं वो नहीं ले पाएंगे क्योंकि अब शेष अवधि 6 माह है, अब अगले 6 माह बाद चुनाव हो ही जाना है तो फिर से उपचुनाव कराने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक। तो ये कंडीशन याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर शेष अवधि 6 माह से अधिक है तो उपचुनाव होगा। और ये उपचुनाव कैसे होगा, तो यह उपचुनाव जो रिक्ति है, मतलब पंचायत के विघटित होने के 6 माह के भीतर होना चाहिए, ठीक। 6 माह के भीतर होना चाहिए। अगर कोई भी पंचायत 5 वर्ष पूर्व विघटित हो जाता है और उसका कार्यकाल 6 माह से अधिक बचा हुआ है तो उपचुनाव होगा, और यह उपचुनाव 6 माह के भीतर होना चाहिए, ठीक। अब 6 माह के भीतर चुनाव हो गया तो अब नई पंचायत आएगी, ठीक। तो नई पंचायत का कार्यकाल कितना होगा, तो शेष अवधि के लिए सपोज कोई 5 वर्ष था, ये 3 वर्ष में विघटित हो गया मान लो, ठीक। तो अब कितना बच गया, 2 वर्ष, ठीक। तो जो पंचायत अभी जो नई पंचायत आएगी उसका कार्यकाल कितना होगा, तो 2 वर्ष होगा। तो इसको याद रखिएगा कि नए पंचायत की अवधि शेष समय के लिए होगा, ठीक। शेष समय के लिए होगा, ठीक। इंपॉर्टेंट है ना। धारा 9 पंचायतों की अवधि, अगर इसी को बताऊं अनुच्छेद में, तो संविधान के अनुच्छेद कितना में है आपका, ई में बताया गया है। किसमें, अनुच्छेद 243 ई में आपका क्या बताया गया है, पंचायतों की अवधि का वर्णन किया गया है। वहीं पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 9 में पंचायतों की अवधि को बताया गया है, ठीक। अवधि कितने वर्ष के लिए होगा, 5 वर्ष के लिए होगा। अवधि की गणना कब से होगी, तो प्रथम सम्मेलन की तिथि से होगी। अगर कोई पंचायत 5 वर्ष पहले विघटित कर दिया जाता है तो क्या होगा, अगर शेष अवधि 6 माह से अधिक है तो उपचुनाव होगा, 6 माह से कम है तो उपचुनाव नहीं होगा, ठीक। उपचुनाव कितने टाइम में होना चाहिए, तो वो भी बता दिया है कि रिक्ति के मतलब विघटित होने के 6 माह के भीतर करा लेना चाहिए। और जो नई पंचायत आएगी वो शेष कार्यकाल के लिए कार्य करेगी, ठीक। और शेष अवधि अगर 6 माह से कम है तो उपचुनाव नहीं होगा। विघटित पंचायत ही कार्य करते रहेगी, जैसे पंच है तो पंच बना रहेगा और सरपंच है तो सरपंच बना रहेगा, ठीक। ये याद रखिएगा। चलिए, सपोज अब मान के चलिए कि पंचायत तो विघटित नहीं हुई, मान लीजिए कि सरपंच निपट गया मतलब मर गया या त्याग पत्र दे दी, ठीक। अगर सरपंच का पद रिक्त हो गया तो क्या होता है कि अगर सरपंच का पद रिक्त हो जाता है, चलो मैं लिख देता हूँ, नोट करके लिखिएगा, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि सपोज पंचायत तो विघटित हुआ, वो केस हमको समझ आ गया, लेकिन एक केस ऐसा देखते हैं जिसमें क्या है कि सरपंच मृत्यु या त्याग पत्र के कारण सरपंच का पद रिक्त हो गया है। अब सरपंच का तो पद रिक्त हो गया है और सरपंच क्या होता है, प्रमुख होता है ग्राम पंचायत का, तो उसके स्थान पर निर्वाचित पंचों में से कोई एक सरपंच के कर्तव्य का क्या करता है, पालन करता है, ठीक। क्या करता है, कर्तव्य का पालन करता है। तो इसमें नोट करके याद रखिएगा, पहला क्या है, सरपंच का पद क्या हो गया, रिक्त हो गया। किस कारण से, या तो इसने त्याग पत्र दे दी, या मृत्यु, या कोई और कारण है, ठीक है। तो अगर सरपंच का पद रिक्त हो गया तो सरपंच पे एक कार्यवाहक सरपंच आएगा। जैसे राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो क्या करता है, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उसी प्रकार सरपंच का जब पद रिक्त हो जाता है ना, तो निर्वाचित पंचों में से, उप सरपंच नहीं ना, ये नहीं कि उप सरपंच मार दिए, ऑप्शन में रहता ही है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि निर्वाचित पंचों में से कोई एक क्या करता है, सरपंच के पद का जो सरपंच के कार्य है उसको करता है, ठीक।
तो क्या होता है, रिक्त हो जाने पर जो निर्वाचित पंचों में से कोई एक सरपंच के पद पर कार्य करता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे जनरली डाल दिया रहता है ना उप सरपंच, और लोग जिस तरीके से राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति एक कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है, उसी प्रकार मार दिया उप सरपंच। यहाँ पे लिख भी लीजिएगा, उप सरपंच नहीं, उप सरपंच नहीं। ठीक है, उप सरपंच नहीं करता है, कौन करता है, तो निर्वाचित पंचों में से कोई एक उसके कर्तव्य का पालन करता है। ऐसे पंच को, या ऐसे जो सरपंच के कर्तव्य को पालन कर रहा है, ऐसे सरपंच को क्या कहा जाता है, स्थानोपन्न सरपंच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्थानापन्न सरपंच कहा जाता है। ठीक, स्थानापन्न सरपंच कहा जाता है। इस स्थानापन्न सरपंच का कार्यकाल कितना होगा, देखो अगर कोई भी पद अगर रिक्त हो जाता है, जैसे सरपंच का अगर पद रिक्त हो गया तो उसके स्थान पर कौन आ गया, एक पंच आया उसके कर्तव्यों को पालन करने के लिए। लेकिन प्रावधान यह है कि अगर सरपंच का पद खाली हो जाता है तो 6 माह के भीतर उसका पुनः निर्वाचन करना आवश्यक है। तो जो स्थानापन्न सरपंच है इसका अधिकतम कार्यकाल कितना होगा, तो इसका अधिकतम कार्यकाल 6 माह तक हो सकता है। तो इसका अधिकतम कार्यकाल 6 माह तक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद होना ही चाहिए। अगर पंचायती राज पढ़ रहे हैं तो इन्हीं सब चीज़ों से क्वेश्चन बनता है। स्टेटमेंट वाइज जब क्वेश्चन पूछते हैं तो एक एक लाइन में ये सारे स्टेटमेंट को डाल देते हैं कि इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। ये उप सरपंच वाला तो अक्सर गलत रहता है, और ये क्वेश्चन में इस प्रकार से अगर क्वेश्चन बनाया गया तो ये रहेगा ही एक लाइन में। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखिएगा और पढ़ते चलिएगा। ठीक है, जैसा पढ़ा रहा हूँ वैसे आप पढ़ते चलिए, पूरा एक दिन पंचायती राज कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग नगरीय निकाय को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हम लोगों ने पढ़ लिया आपका धारा 9 अनुच्छेद 243 पंचायतों की अवधि। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग धारा 10, जिसमें बताया गया है आपका पंचायतों की स्थापना। धारा 10 में क्या बताया गया है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत की स्थापना। इसमें ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है स्थापना में, इसमें सिर्फ इतना लिख दिया गया है कि जैसे धारा 3 के तहत क्या करता है, धारा 3 के तहत जो राज्यपाल है किसी गांव या गांवों के समूह को, ठीक, क्या करता है, ग्राम पंचायत के रूप में अधिसूचित करता है। तो उसमें बताया गया है कि धारा 10, किसमें, धारा 10, ठीक, धारा 10 की उपधारा है पहला, धारा 10 की उपधारा 1 में बताया गया है। इसमें चलो पहले बताता हूं, धारा 10 में क्या है, पंचायतों की स्थापना। ठीक, धारा 10 में क्या बताया गया है आपका, पंचायतों की स्थापना। तो धारा 10 की उपधारा 1 में बताया गया है कि धारा 3 में क्या था, तो उसमें भी बताया गया था ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। अधिसूचना कौन जारी करता है, तो धारा 3 राज्यपाल। ठीक है, तो धारा 3 के तहत अधिसूचित, धारा 3 के तहत अधिसूचित प्रत्येक ग्राम में, धारा 3 के तहत अधिसूचित प्रत्येक ग्राम में ग्राम पंचायत की स्थापना होगी। ग्राम पंचायत की स्थापना, ग्राम पंचायत की स्थापना की जाएगी। ये किसमें बताया गया है, धारा 10 की उपधारा 1 में। धारा 10 की उपधारा 2 में क्या बताया गया है कि प्रत्येक खंड, मतलब जैसे जिला रहता है उसमें क्या होता है, खंड, ब्लॉक होता है, तो प्रत्येक खंड में जनपद पंचायतों की स्थापना की जाएगी। ये किसमें बताया गया है, धारा 10(2) में क्या बताया गया है कि राज्यपाल द्वारा अधिसूचित, राज्यपाल द्वारा, जब परिभाषा भी बता रहा था तो पढ़ा रहा था तब क्या बताया था कि मैं धारा 10 की उपधारा 1, उपधारा 2, उपधारा 3 ऐसा करके मैं बताया था, तो वही है। तो कि धारा 10 की उपधारा 2 में राज्यपाल द्वारा अधिसूचित, राज्यपाल द्वारा अधिसूचित
प्रत्येक क्या है आपका खंड में जनपद पंचायत, प्रत्येक खंड में क्या जनपद पंचायत की स्थापना की जाएगी। ठीक, और धारा 10 की उपधारा 3 में बताया गया है कि प्रत्येक जिले के लिए, प्रत्येक जिले में क्या किया जाएगा, जिला पंचायत की स्थापना किया जाएगा। प्रत्येक जिले में जिला पंचायत की स्थापना की जाएगी। ये क्या बताया गया है आपका धारा 10 की उपधारा 3 में। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका धारा 10। इंपॉर्टेंट नहीं है बट अब दिया है और मेरे को पढ़ाना है तो हम लोग पढ़ रहे हैं, और क्या पता धारा से अगर क्वेश्चन पूछ ले तो पूछ भी सकता है। तो हम लोग हर चीज़ों को क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमारा पंचायती राज से या जो भी मैं पढ़ाऊँ उससे कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया धारा 10 पंचायतों की स्थापना। चलिए ये मैं मिटा रहा हूँ और अब पढ़ते हैं हम लोग धारा 11। धारा 11 में क्या बताया गया है, पंचायतों का निगमन। ठीक, पंचायतों का निगमन किसमें बताया गया है आपका धारा 11 में। चलिए मिटा रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब इसको मैं मिटाता हूँ। धारा 11 पढ़ने वाले हैं जिसमें पंचायतों के निगमन के बारे में बताया गया है। इसमें क्या क्या बताया गया है, जैसे अभी मैंने बताया कि धारा 3 के तहत, धारा 3 के तहत स्थापित प्रत्येक ग्राम पंचायत, धारा 10 के उपखंड, धारा 10 की उपधारा 2 और उपधारा 3 के तहत स्थापित जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत एक निगमित निकाय होगा। ठीक, चलिए खैर मैं इसको डिटेल से लिखते हैं ताकि आपके नोट्स भी बन जाए और बाद में एक बार आप इसको देखो और याद हो जाए। तो धारा 11 में क्या बताया गया है, धारा 11 में बताया गया है आपका पंचायतों का निगमन। धारा 10 में क्या बताया गया है आपका पंचायतों का निगमन। इसमें पंचायतों का निगमन बताया गया। तो देखो प्रत्येक, मैं लिख रहा हूँ, वो सब जो बोला हूँ वो लिखा हुआ है धारा 11 में, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। जो मैं बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, और बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो देखो प्रत्येक ग्राम पंचायत, प्रत्येक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत। ठीक, प्रत्येक ग्राम पंचायत, इसमें क्या लिखा गया है, उसमें लिखा गया है कि धारा 3 के तहत स्थापित प्रत्येक ग्राम पंचायत इस अधिनियम की धारा 10 की उपधारा 2 में 2 के तहत स्थापित जनपद पंचायत और धारा 10(3) के तहत स्थापित जिला पंचायत का एक विशिष्ट नाम होगा। ठीक, तो देखो अब इसमें मैं लिख दिया हूं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत। अब याद रखते जाना, पहला इसमें याद रखना का एक नाम होगा। ठीक, क्या होगा, एक नाम होगा। ठीक है, इस जिस नाम से उसके द्वारा क्या किया जाएगा, वाद चलाया जाएगा। जैसे जनपद पंचायत बलौदा, जनपद पंचायत हरदी बाजार, ऐसा करके कुछ कुछ है। ठीक, तो उसी प्रकार से तो प्रत्येक का एक नाम होगा। ठीक, तो नाम होगा जिस नाम से उस पर, जिस नाम से उसके द्वारा वाद चलाया जाएगा, जिस नाम से उसके द्वारा वाद चलाया जाएगा या उसके विरुद्ध, या उसके विरुद्ध क्या होगा, वाद चलाया जाएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट है ना, स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन बनता है। और मैंने पिछले साल जैसे कि 2-4 टेस्ट सीरीज देखा था, उसमें इससे क्वेश्चन बनाए हुए थे, तो अच्छा क्वेश्चन था और उस हिसाब से क्वेश्चन बन भी सकते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखते चलिएगा। ठीक, पहला क्या बताया गया कि उसका एक विशिष्ट नाम होगा जिस नाम से उसके द्वारा वाद चलाया जाएगा या उसके विरुद्ध वाद चलाया जाएगा। ठीक, तो एक नाम होगा। दूसरा याद करना कि प्रत्येक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एक एवं जिला पंचायत एक निगमित निकाय होगा। निगमित निकाय होगा। ठीक, प्रत्येक जनपद पंचायत, जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत क्या होगा, एक निगमित निकाय होगा। ठीक है, उसकी एक उत्तराधिकार होगा। ठीक,
उत्तराधिकार मतलब जैसे सक्सीजर बोलते हैं, जैसे अब ये पंचवर्षीय खत्म, सॉरी पंचवर्षीय बोलते हो, एक 5 वर्ष कंप्लीट तो फिर अगला पंचायत आएगा, वो खत्म होगा, फिर अगला आएगा, तो क्या होगा, उसका उत्तराधिकार होगा। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत का क्या होगा, एक उत्तराधिकार होगा, उत्तराधिकार होगा। ठीक, एक नाम होगा, निगमित निकाय होगा, उसका एक उत्तराधिकार होगा, उसकी एक विशिष्ट मुद्रा होगी। ठीक, एक विशिष्ट मुद्रा होगी। ठीक, ऐसा ठप्पा लगाता है जिसमें ऐसा लिखा रहता है कि ग्राम पंचायत फुलेरा, ठीक, ऐसा, तो वो क्या हो गया, उसकी एक विशिष्ट मुद्रा होगी, फिर उत्तराधिकार होगा। ठीक है, और याद रखिएगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को, ठीक, संपत्ति प्रत्येक ग्राम पंचायत को, ठीक, क्या होगा, कोई भी स्थावर एवं जंगम, ठीक, जंगम एवं स्थावर, जंगम एवं स्थावर संपत्ति अर्जित करने का क्या होगा, करने का अधिकार होगा। ठीक, तो ये क्या है आपका धारा 11 पंचायतों का निगमन। धारा 11 में क्या बताया गया है आपका, पंचायतों का निगमन, जिसमें सबसे पहले क्या बताया गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत का एक नाम होगा। ठीक, दूसरा याद रखना है वह निगमित निकाय होगी, उसका उत्तराधिकार होगा, उसकी मुद्रा होगी और उसको स्थावर एवं जंगम संपत्ति अर्जित करने का अधिकार होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज की क्लास में धारा 11 तक पढ़ा है। इसके बाद हम लोग जनपद पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत से संबंधित प्रावधानों को अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। उसमें मैं जहाँ जहाँ पे भी धारा इंपॉर्टेंट है उसको बताते चलूँगा। ठीक, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि, लोग क्या, हमारे स्टूडेंट हैं, बट बोल रहे थे कि क्लास थोड़ा लंबा हो जा रहा है सर, तो थोड़ा छोटा छोटा बनाइए। तो इसलिए हम लोग अब थोड़ा क्लास को इसी तरीके से 20 से 30, 35 ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा क्लास हम लोग बनाएंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।